नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम 2025 की क्रिप्टोमैन नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। लोगों को लगता है क्रिप्टो करेंसी पैसे बनाने का एक आसान तरीका है। ये कहानी ऐसे ही एक गरीब लेकिन बेहद तेज दिमाग वाले लड़के की है जो किसी भी तरह अमीर बनना चाहता है। वो एक ऐसा कॉइन बनाता है जो कुछ ही महीनों के अंदर क्रिप्टो करेंसी के टॉप कॉइनों में से एक बन जाता है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है दोह्युन नाम के एक लड़के से जिसे साउथ कोरिया के एक नामी स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है। दोह्युन बेहद होशियार और पढ़ाई में काफी तेज था और वो अपने स्कूल का दूसरा सबसे होशियार स्टूडेंट था। लेकिन वो एक बेहद गरीब घर का लड़का था। उसका पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे और उसकी माँ एक वृद्धाश्रम में नर्स का काम करती हैं। स्कूल में दोह्युन ही इकलौता ऐसा स्टूडेंट था जिसकी आर्थिक हालत कमजोर थी। उसकी माँ चाहती थी दोह्युन एक अच्छे स्कूल में पढ़े ताकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सके और उसे उनके जैसे गरीबी ना देखनी पड़े, चाहे उसे उसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। पढ़ाई में इतना होशियार होने के बावजूद दोह्युन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वहीं टानो नाम का एक फिजिकली डिसेबल लड़का था जिसकी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद सरकार की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिलती है क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड था। उसकी कमियों की वजह से उसे टीचर्स की तरफ से ज्यादा प्रेफरेंस भी मिलता था। यह देखकर दोह्युन को अंदर ही अंदर काफी बुरा लगता है। वो देखता है टानो लग्जरी मर्सिडीज कार से स्कूल आता जाता है जबकि दोह्युन पैदल स्कूल जाता है और देर रात तक घर लौटता है। दोह्युन अब इस गरीबी भरी जिंदगी को और नहीं जीना चाहता था। इसी वजह से वह कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर वहां से निकलना चाहता था। एक दिन दोह्युन गलती से सुन लेता है कि कॉलेज की स्कॉलरशिप जो उसे मिलनी थी अब टानो को दी जाएगी। ये बात दोह्युन को बिल्कुल मंजूर नहीं थी क्योंकि उसके मार्क्स टानो से कहीं ज्यादा होते हैं। वो अपने टीचर्स से सवाल करना चाहता था क्योंकि उसके हिसाब से टानो को सिर्फ उसकी डिसेबिलिटी की वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। इस सब के बाद दोह्युन अपने भविष्य को लेकर हताश हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वह कभी सफल हो पाएगा। वो बस मेहनत करता रहता है और अपनी माँ को दिलासा देता है जो हमेशा उसके लिए दुआ करती रहती है। खैर, अब समय बीतता है। दोह्युन हाई स्कूल कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है और दोबारा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगता है। वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू देने जाता है। वहीं उसकी मुलाकात हान नाम के एक लड़के से होती है। हान काफी भूखा होता है। यह देखकर दोह्युन उसे खाना ऑफर करता है। इसके बाद दोह्युन का इंटरव्यू कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स द्वारा लिया जाता है। वो बेहतरीन तरीके से सभी सवालों के जवाब देता है। जब उससे उसके रोल मॉडल के बारे में पूछा जाता है तो वह बेझिझक स्टीव जॉब्स का नाम लेता है। अब उसका जवाब सुनकर वहां बैठी कैथरीन नाम की एक सीनियर एग्जीक्यूटिव काफी इंप्रेस होती है और इंटर्नशिप के लिए दोह्युन का सिलेक्शन हो जाता है। अब अगले दिन दोह्युन अपने पहले दिन की शुरुआत करने ही वाला था, तभी अचानक हान का कॉल आया। उसने कहा कैथरीन ने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। अब दोनों कैथरीन से मिलने पहुंचा। कैथरीन उन्हें कुछ खाने के लिए ऑफर करती है लेकिन यह कोई मुफ्त की मेहमान नवाजी नहीं थी। कैथरीन उन दोनों को एक खास और सीक्रेट काम सौंपना चाहती थी, ऐसा काम जिस बारे में वह किसी से जिक्र नहीं कर सकती थी। उनका काम था कैथरीन की फ्रांस में पिछली कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट तैयार करना। दरअसल उन्हें सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना ही नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन को इस तरह छुपाना था ताकि ऐसा लगे कि उन्हें दिया गया फंडिंग सिर्फ ऑफिशियल कामों के लिए ही यूज किया गया है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पैसे कैथरीन ने 5 स्टार होटल, लग्जरी शॉपिंग और स्पा वगैरह में अपने ऊपर खर्च किया था। अब दोह्युन ने इस समस्या का हल बड़ी आसानी से निकाल लिया। उसने उन सभी खर्चों को ऐप डेवलपमेंट और एप्लीकेशन टेस्टिंग के नाम पर दर्ज कर दिया, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कभी हुए ही नहीं। इस तरह वह गवर्नमेंट फंडिंग का पैसा अपनी पर्सनल चीजों पर खर्च करती है। अब दोह्युन और हान की इस काम से कैथरीन काफी इंप्रेस होती है और उन्हें एक लग्जरी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाती है। कैथरीन दोह्युन को एक लिफाफा भी देती है जिसके अंदर एक चेक था। यह देखकर दोनों काफी खुश हुए क्योंकि उनकी जिंदगी की यह पहली कमाई थी। अब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगते हैं। हान को लगता था कि दोह्युन किसी अमीर घर से है क्योंकि वह डेचिडोंग हाई स्कूल का स्टूडेंट रह चुका था, इसलिए वो दोह्युन को उसके हर प्रोजेक्ट में साथ देने का वादा भी करता है। फिर एक दिन उन दोनों की नजर सरकार की एक स्कीम पर पड़ती है। सरकार 30 साल से कम उम्र के यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। शर्त बस इतनी थी कि उन्हें
एक कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा और जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसे $9.2 मिलियन की फंडिंग मिलेगी। उसके बाद वो दोनों कंपटीशन में भाग लेने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो दोनों दिन रात मेहनत करना शुरू कर देते हैं ताकि अपने शुरुआती कॉन्सेप्ट को टाइम रहते तैयार कर सकें, जिसे वह लोग कंपटीशन में पेश करने वाले थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और वे कंपटीशन जीत जाते हैं। इसके बाद उन्हें सरकारी अधिकारियों के साथ डिनर पर बुलाया जाता है। हान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी मेहनत का इतना बड़ा फल उन्हें मिला है। वहीं दोह्यून उसे शांत रहने की सलाह देता है ताकि अधिकारी उन पर और ज्यादा भरोसा करें। अब जब उन्हें फंडिंग मिल गई है तो वे दोनों कैथरीन की तरह पैसों का इस्तेमाल अपने पर्सनल खर्चों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सारा पैसा बिजनेस के एक्सपेंसेस में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके बाद वो दोनों इस तरह की कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगे और नतीजा हमेशा एक जैसा रहा। दोनों मिलकर कई कंपटीशन जीते और अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके कॉन्सेप्ट हमेशा इनोवेटिव और अनोखे होते थे। इसी वजह से दोनों ने हर कंपटीशन में जीत हासिल की। खैर, अब इसी बात ने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के एक बड़े बिजनेसमैन और कॉस्मो नाम की कंपनी के फाउंडर केविन का ध्यान दोह्यून और हान की तरफ खींचा। दरअसल केविन को दोह्यून के बनाए गए पहले के कॉन्सेप्ट में खास दिलचस्पी थी, जो था एक क्रिप्टो कॉइन का आइडिया। वो इस कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलना चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों को अपने ऑफिस बुलाया और उनके सामने अपना कॉन्ट्रैक्ट रखा। हान अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाया था, लेकिन दोह्यून को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। उसने बिना कुछ सोचे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मॉमी कॉइन। केविन को यकीन था कि यह प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में उसकी कंपनी की वैल्यू को 10% तक बढ़ाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद दोह्यून को इस क्रिप्टो का चेहरा यानी आइकन बनाया जाता है, जबकि केविन पैसिव इन्वेस्टर के रूप में मदद करेगा। दोह्यून को यह बात अजीब लगती है, जिस पर केविन समझाता है कि दोह्यून का नाम अब एक इनोवेटिव और भरोसेमंद एंटरप्रेन्योर के रूप में मशहूर हो चुका है, जो लोगों को इस मॉमी कॉइन पर भरोसा दिलाने में उनकी मदद करेगा। दोह्यून को लगने लगता है कि उसका सपना बहुत करीब है, लेकिन इसी दौरान उसके मन में यह अहंकार भी पैदा हो जाता है कि सारी सफलता सिर्फ उसी की मेहनत का नतीजा है और हान का इसमें ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस बात से हान को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दोह्यून उसे ऐसा कहेगा। अगले ही दिन दोह्यून एक इंटरव्यू में अपनी मॉमी कॉइन के बारे में जनता को जानकारी देता है। हान वहां मौजूद तो रहता है, लेकिन दोह्यून उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता है। वो यहां तक कह देता है कि उसकी सारी सक्सेस के पीछे हान का कोई हाथ नहीं है। अब दोह्यून और केविन का नाम साथ साथ लिखा जाने लगा था, कोरिया के उन तमाम नागरिकों के लिए आर्थिक उम्मीद के स्तंभ की तरह, जिन्होंने मॉमी कॉइन में इन्वेस्ट किया है। अब उनके कॉइन की कीमत तेजी से ऊपर जाने लगा, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरियाई लोग दोह्यून पर भरोसा करके मॉमी कॉइन में इन्वेस्ट करने लगते हैं। इस वजह से लॉन्च के सिर्फ 1 साल के अंदर मॉमी कॉइन दुनिया के टॉप 20 कॉइनों में शामिल हो चुका था। इस पॉजिटिव ट्रेंड की वजह से दोह्यून को एक नया निकनेम मिला, गॉड दोह्यून, उम्मीद जगाने वाला। एक ऐसा चेहरा जिससे लोगों को उम्मीद है कि वह उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब दोह्यून ज्यादातर समय केविन के साथ बिताने लगा था, सिर्फ बिजनेस और पैसों की बातें। हर दिन यही सिलसिला चलता रहता। केविन अब दोह्यून को अपना छोटा भाई मानने लगा था, जिसे वह लगातार बिजनेस की बारीकियां सिखाता रहता। वो दोह्यून को समझाता है कि क्रिप्टो की दुनिया में सबसे जरूरी चीज भरोसा है। दोह्यून को लोगों को यकीन दिलाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मॉमी कॉइन खरीदें, क्योंकि हर इंसान अमीर बनने का सपना देखता है। केविन की सलाह पर दोह्यून तुरंत काम करता है। वो सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और कॉन्फ्रेंस के जरिए हर जगह मॉमी कॉइन को प्रमोट करने लगता है। फिर देखते ही देखते मॉमी कॉइन की कीमत और भी तेजी से बढ़ने लगती है। जल्द ही मॉमी कॉइन इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली क्रिप्टो करेंसी में 5वें स्थान पर पहुंच जाती है। लेकिन यह सारी सफलता ज्यादा समय तक बिना रुकावट नहीं चला, क्योंकि जितना ऊंचा पेड़ होता है उसे उतनी ही तेज आंधी का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे मॉमी कॉइन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है, वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं। अब मॉमी कॉइन की तेज रफ्तार को देखते हुए अमेरिका के रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस को शक होने लगता है। उन्हें डर था कि कहीं यह 2022 में हुए लूना कॉइन जैसे हादसे को न दोहराएं। इसी वजह से दोह्यून और केविन को अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग करनी पड़ती है, जहां उनसे मॉमी कॉइन की सक्सेस को लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं। अब इन्वेस्टर होने के नाते केविन बहुत फॉर्मल तरीके से जवाब देता है, लेकिन जब दोह्यून से पूछा गया
कि इतना सारा पैसा आखिर आया कहां से। तब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और कोरियन भाषा में अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक शब्द कह देता है। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरियाई सरकार भी मोमीकॉइन पर शक करने लगती है और इसकी जांच शुरू कर देती है। दोह्यून को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है क्योंकि यह बात अब भी अजीब लगती है कि केवल 3 सालों में मोमीकॉइन दुनिया की टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में शामिल हो गई। इस तेज उछाल ने सबको चौंका दिया था। कोरिया शायद दोह्यून के घमंड और उसकी बातों पर इतना ध्यान न देता अगर उसने आम लोगों को पागल न कर दिया होता। लोगों ने मोमीकॉइन के चक्कर में अपने घर, जमीन, जायदाद, यहां तक कि अपार्टमेंट तक बेच डाले, सिर्फ उस दौलत की उम्मीद में जिसका कोई फंडामेंटल था ही नहीं। लेकिन दोह्यून ने इन आरोपों को नकार दिया। उसका कहना था कि उसने कभी किसी को मोमीकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया। दोह्यून यह भूल चुका था कि वही वह इंसान था जो दुनिया को ये झूठे सपने बेच रहा था और उसकी बातों में आकर लोग मोमीकॉइन के जरिए जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो गए। अब कुछ टाइम बाद दोह्यून की अचानक हान से मुलाकात होती है। दोह्यून अब भी खुद को उससे ज्यादा समझदार मानता है और उसे और सीखने की सलाह देता है। यह सुनकर हान को काफी बुरा लगता है क्योंकि दोह्यून उन दोनों ने मिलकर किए स्ट्रगल और मेहनत को भूल चुका था। तब हान उसे कहता है कि जो अपनी मां की इज्जत करना ना जानता हो वह दुनिया की इज्जत क्या करेगा। दरअसल हान जब एक दिन दोह्यून के दफ्तर पहुंचा और उसने वहां पर उसकी मां से जुड़े रिकॉर्ड देखे, तब उसे पता चलता है दोह्यून असल में एक गरीब घर का लड़का है और उसकी मां एक वृद्धाश्रम में नर्स का काम करती है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि दोह्यून दुनिया से खुद की और अपनी मां की असली पहचान छुपा रहा है और उसे दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि वह गरीब है। मोमीकॉइन से दोह्यून चाहे जितना भी पैसा कमा ले, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब उसकी मां के बिना कभी मुमकिन नहीं होता। अब इस बारे में दोह्यून की मां को तब पता चला जब एक दिन उसने गलती से स्टोर रूम की सफाई करते हुए पुरानी फैमिली फोटो देखी। उन तस्वीरों में कहीं भी उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ पिता की तस्वीरें बची हुई थीं। यह देखकर उसकी मां का दिल पूरी तरह टूट जाता है। दोह्यून को लगता था कि वह जो कर रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो धीरे धीरे अपनी दिशा खोता जा रहा था। इसके बाद दोह्यून अपने पुराने दफ्तर लौटता है जहां अब भी हान के साथ जीती गई कॉम्पिटिशन्स की तस्वीरें लगी होती हैं। वह पुराने रिकॉर्ड और फाइलें खोलकर उन दिनों को याद करता है जब दोनों ने साथ मिलकर स्ट्रगल किया था। तभी उसकी मुलाकात एक इंटर्न से होती है जिसे देखकर उसे अपना शुरुआती दौर याद आ जाता है। उस इंटर्न ने उसे खाना ऑफर किया और उसे उसकी सफलता का राज पूछा। अब वह इंटर्न अपना प्रोजेक्ट दिखाकर पूछता है कि मोमीकॉइन में निवेश कब करना सही रहेगा। पहले तो दोह्यून टाल देता है, लेकिन उसकी मेहनत और लगन देखकर दोह्यून उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मोमीकॉइन को बेच दो। खैर, अब दोह्यून की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। मोमीकॉइन की कीमत अब तेजी से गिरने लगता है, हालांकि हालात अभी पूरी तरह काबू से बाहर नहीं होती। दोह्यून को लगता है कि सब कुछ अभी भी उसके कंट्रोल में है और वो मोमीकॉइन को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ केविन का मानना था कि अब मोमीकॉइन को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। इस बात पर दोनों के बीच काफी बहस होती है। दोह्यून केविन की बात मानने से इनकार कर देता है, जबकि केविन एक इन्वेस्टर होने के नाते अपना पैसा डूबता नहीं देखना चाहता था। अब दिन ब दिन मोमीकॉइन की कीमत गिर रही थी। इसी बीच एक भयानक सच्चाई दोह्यून के सामने आती है कि केविन पहले ही फैसला कर चुका है कि वह रग पुल करेगा। आसान भाषा में कहे तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में रग पुलिंग का मतलब होता है जब कोई प्रोजेक्ट डेवलपर अचानक सारी लिक्विडिटी हटा देते हैं या सारा पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। से प्रोजेक्ट की वैल्यू गिरकर जीरो हो जाती है और इसे रिटेल इन्वेस्टर को काफी नुकसान होता है। अब ठीक वैसे ही केविन मोमीकॉइन के इन्वेस्टर्स का सारा पैसा लेकर भागने के फिराक में था। यह सुनकर दोह्यून शॉक हो जाता है और वो इसका विरोध करता है, लेकिन केविन बेरहमी से उससे कहता है कि वो कंपनी का मालिक है और उसे दोह्यून की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोह्यून को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे एहसास होता है कि शायद वह केविन से दोबारा कभी नहीं मिलेगा। उसे समझ आ जाता है कि केविन ने शुरू से ही उसकी इमेज और नाम का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। अब इस पूरे घोटाले का इल्जाम दोह्यून पर लगता है क्योंकि केविन किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि वो तो बस एक पैसिव इन्वेस्टर था जिसने दोह्यून के आइडिया में इन्वेस्ट किया था और सारा दोष दोह्यून पर डाल देता है। इसके बाद मोमीकॉइन की कीमत 99% तक गिर जाती है।
दोह्युन अब मॉमी कॉइन को संभालने की हालत में नहीं था, क्योंकि यह पूरी तरह बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका था। अब इस गिरावट से कोरिया के बहुत से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालात इतने भयानक हो जाते हैं कि कुछ इन्वेस्टर तो खुदकुशी भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर मॉमी कॉइन में इन्वेस्ट किया था। लोग अब उनके दफ्तर तक पहुंच गए और उनके पैसे वापस करने की मांग करने लगे। दूसरी ओर हान ये खबर सुनकर हैरान रह जाता है कि मॉमी कॉइन पूरी तरह तबाह हो चुका है और उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। एक रात दोह्युन अकेले बैठा हुआ था, तब वो ये रियलाइज करता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो सब कहीं ना कहीं उसकी ही गलती का नतीजा है, क्योंकि वो पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को भुलाकर अहंकार में डूब गया था। अब डर के मारे वो लंबे समय तक छिपा रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे पकड़कर जेल न भेज दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद आखिरकार दोह्युन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 150 साल की सजा सुनाई जाती है। अब एक दिन दोह्युन का वकील उससे मिलने आता है, तब बातों ही बातों में उस डिसेबल स्टूडेंट के बारे में अपने वकील से जिक्र करता है जो उसे स्कूल में मिला था। तब उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है, वो स्टूडेंट असल में डिसेबल था ही नहीं, बल्कि उसने स्कॉलरशिप पाने के लिए हैंडीकैप होने का नाटक किया था। यह सुनकर दोह्युन पूरी तरह शॉक रह जाता है और उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। और इसी के साथ सच्ची घटनाओं पर आधारित यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।